हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, आपका जूलॉजी मेंटर विज्ञान पथ के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि नई एनसीईआरटी में नहीं है। पर इस टॉपिक को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो आपको पुरानी एनसीईआरटी कंसल्ट करनी पड़ेगी। जी हां, बिल्कुल आप समझ गए मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक आपके सामने है। क्या गैस कर सकते हैं? जी हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू वाला पोर्शन है, जिससे कि 2024 में 3 सवाल आए थे। टिश्यू से हमारे 3 सवाल आए थे, और साथ में कॉकरोच। जी हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट वेस्टिंग मच अमाउंट ऑफ योर टाइम मैं शुरू करता हूं कि एनिमल टिश्यू को क्या किया है, हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक, तो एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा है, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं बच्चों, जरा मुझे बताओ। आपको स्क्रीन पे तो वैसे दिख रहा है। इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और न्यूरल टिश्यू है। 4 तरह के टिश्यू हैं। इन टिश्यूओं को जो बांटा गया है वो इनके फंक्शन, इनके ओरिजिन की वजह से बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू जो है बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है, और इनर लाइनिंग्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को लाइन करने का काम करता है। वहीं पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये कनेक्ट करता है दो चीजों को, जैसे बोन टू बोन को या बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये मस्कुलर टिश्यू जो है, ये मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ये आपके स्केलेटल सिस्टम को उठाने का काम करता है। और न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका जिसे कि हम कहते हैं, इसका क्या काम है बच्चों, इसका काम ये है कि ये ट्रांसमिशन कराता है इंपल्सेस का, ताकि सेंसेशन का फील हो सके या हमारी मसल्स का मूवमेंट हो सके। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जैसी क्या कहता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। देखिए, आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलरली लुकिंग सेल्स। उनका जो लुक है, ओवरऑल मोर्फोलॉजी है, वो लगभग सेम होगी। और इसके अलावा उनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। अभी जो ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ये एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल कुछ भी हो सकती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मीजोडर्मल और कौन कौन से एक्टोडर्मल ओरिजिन के टिश्यूज हमें इस चैप्टर के दौरान मिलते हैं देखने को। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद अ स्लाइड। एनिमल टिश्यू, देखिए बहुत बेहतरीन स्लाइड मैं आपके लिए लेके आया हूं। इपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहला इपिथेलियम के बारे में बताया जा रहा है। आप देखिए कि मेरे पीछे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं। इन डायग्राम्स में आपको एक एक करके मैं बताता हूं कि हम रिवील क्या करने वाले हैं। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू को कहते हैं कि इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेसेस द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। या तो वो बॉडी फ्लूइड यानी कि वो इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स करा रहा है, और या फिर वो बाहर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, जैसे कि हमारे हाथ की स्किन तो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करता है। और या फिर वो क्या कर रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट कवर्स या लाइंस द बॉडी और द बॉडी पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है इपिथेलियल टिश्यू की। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। आपको पता है इसका क्या मतलब हुआ? ये जो सेल्स है, ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं कि इनके बीच में ब्लड सप्लाई भी नहीं होती। तो अब इनको ब्लड सप्लाई के लिए अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर निर्भर होना होता है। और कनेक्टिव टिश्यू से अगर इपिथेलियल टिश्यू में कोई न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, तो देयर हैज टू बी अ मेम्ब्रेन विच हैज टू ऑलवेज बी प्रेजेंट बीनीथ द इपिथेलियल टिश्यू सपोर्टिंग इट। और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इपिथेलियल टिश्यू का की कैरेक्टर होता है कि प्रेजेंट ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ लमाइना प्रोप्रिया एंड बेसल लमाइना। इसके अलावा इट विल ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय अ मीजोडर्मल टिश्यू, एंड दैट इज कनेक्टिव टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई। क्यों?
क्योंकि इनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कंपैक्टली पैक्ड होता है, उनके में वेस्कुलैरिटी नाम की चीज नहीं होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू के बारे में और क्या लिखती है। इपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सिंपल इपिथेलियम बच्चों कैसा होता है। सिंपल इपिथेलियम जो है इसका मतलब है कि ये सिंगल लेयर्ड इपिथेलियम है, इसमें सिंगल लेयरिंग है। तो जब सिंगल लेयरिंग होती है ना बच्चों स्क्वामस इपिथेलियम में, तभी वो फंक्शनल हो पाता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि अगर डिफ्यूजन का मान लीजिए वो काम कर रहा है, अगर वो डिफ्यूजन का काम कर रहा है या सिक्रीशन का काम कर रहा है, तो वो सिंगल लेयर का होगा, क्योंकि तभी वो डायरेक्ट ल्यूमेन के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में होगा। अगर ये इपिथेलियम मल्टी लेयर्ड हो जाए तो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका काम करता है बच्चों? प्रोटेक्शन का। तो इस चीज को याद रखिएगा। आइए मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस कि कितने लेयर्स हैं। अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो यू विल कॉल इट एज सिंपल इपिथेलियम। एक या दो से ज्यादा लेयर है तो वो मल्टी लेयर इपिथेलियम हो जाता है, उसी को हम कंपाउंड इपिथेलियम की संज्ञा देते हैं। तो अब जब टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट एनिमल टिश्यू इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियम को इन्होंने किन तीन बातों में बांटा है। स्क्वामस इपिथेलियम डिफ्यूजन कराता है बेसिकली। क्यूबॉइडल इपिथेलियम इनका फंक्शन हो जाता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और कॉलम लाइक टॉल सेल्स का बना हुआ इपिथेलियम, इनका भी फंक्शन क्या हो जाता है? मोस्टली एब्जॉर्प्शन, समटाइम्स सिक्रीशन। ठीक है, तो आइए जब सिंपल एपिथेलियम का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो इसमें और बातें जानने की कोशिश करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सबसे पहली बात आपको पता है ये चीज। दूसरी बात कहता है इट लाइंस द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। देखिए ये बात कर रहा है बॉडी कैविटी के अंदर सिंपल एपिथेलियम की, कि कहीं वो थायराइड के वेसिकल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जा सकता है, कहीं वेसल्स के बीच में आपको ये एंडोथेलियल लाइनिंग के बीच में दिख सकती है, कभी एल्वियोलाई के बीच में आपको स्क्वामस एपिथेलियम मिल सकता है। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल जो है वो कॉल्यूमनार एपिथेलियम का मिलके बना हुआ है, चाहे वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन, चाहे वो यूट्रस हो या फिर ब्रेन सेल्स। तो यहां पर आपको हमेशा और हमेशा कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये कह रहा है इट लाइंस द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। डक्ट्स में बेसिकली मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम पाया जाएगा। Based on the structural modification of cells, simple epithelium is of three types. Structural modification उनके शेप के आधार पर, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम के लिए कहा गया, आप देख भी सकते हैं स्क्वामस एपिथेलियम एक टाइल्स की तरह होता है, टाइल्स। तो इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं बिल्कुल फ्लैट होती हैं। वहीं पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनकी सेल्स क्यूब लाइक होती हैं और इनके सेंटर में एक होता है लार्ज न्यूक्लियस, जो इनका की कैरेक्टर है। वहीं पे आप ये हार्मोनियम की तरह का बना हुआ एक कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल देख सकते हैं। तो इसमें टॉल सेल्स हैं विच आर हैविंग अ बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो नीचे की ओर होता है, आप देख लीजिए, और जो सेल्स हैं वो लंबी लंबी टॉल सेल्स होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। बच्चों देखिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, पर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको अपनी आत्मा को जगाना होगा। देखो ये चैप्टर पहली बात तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नई एनसीईआरटी में, तो आपको इसके बेटर नोट्स बनाने हैं। एक बच्चे की तरह सोचिए कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको कहानी की तरह पढ़ो मत। जब वो पढ़ा रहा है आपको समझ में आनी चाहिए, उस मेरी एक एक बात को स्टॉप करके सुनो कि मैं कह क्या रहा हूं, कि वेस्कुलैरिटी नहीं हो रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं हो रही है, उनके शेप के आधार पर किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इनको। ठीक है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आओ देखें इपिथेलियल टिश्यू में, सिंपल इपिथेलियम में पहली वैरायटी क्या है? स्क्वामस। बाकी दो का नाम तुम लोग बताओ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स मैंने कैसी बताई थी बेटा? फ्लैट सेल्स थी, सही बात है ना? तो आओ देखें फ्लैट सेल्स के साथ क्या सीन है। फ्लैटेंड सेल्स, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, टाइल्स लाइक, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं इसे, इसीलिए टेसलेटेड, पेवमेंट,
स्क्वामस इपिथेलियम, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, ऐसा कहते हैं बेटा। इनकी बाउंड्रीज जो होती है इरेगुलर होती है, वो कोई बहुत ही वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है। जैसा कि मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मैं आपको नहीं एग्जैक्टली क्यूब लाइक सेल्स थी, तो वैसा कोई शेप नहीं होता इनका, इरेगुलर होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती हैं, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इनकी निर्भरता जो है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से होती है, और इन दिस एपिथेलियम इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद रखना। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको एल्वियोलाई के अंदर, आप इस डायग्राम को देख पाएंगे, जस्ट सी दिस डायग्राम, मैं हट ही जाता हूं। देखिए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको देखने को ये मिलेगा कि ये स्क्वामस एपिथेलियल की जो लाइनिंग है, और यहां सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई की लाइनिंग पर यहां पे मत जाइए, आप इस डायग्राम में मुझे ये देख के बताइए कि मैंने अभी इस लेक्चर के दौरान आपको ये भी बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी जो इनर लाइनिंग है एंडोथीलियल सेल्स, वो भी तो स्क्वामस एपिथेलियम ही है, और उन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो एनसीईआरटी जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में ये चीज मेंशन भी करती है, और ये डायग्राम वहीं से संकलित है, लिया गया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, जिसमें कि आपको इजी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया है। तो यहां पर जो फंक्शन एट्रीब्यूटेड है, द फंक्शन विच इज एट्रीब्यूटेड टू दिस काइंड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स इज डिफ्यूजन। तो आपको यहां पर स्क्वामस एपिथेलियम दो जगह पे देखने को मिला, इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई, और दूसरा एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजनेशन के लिए आती हैं, और यहां पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में डिफ्यूज करती है, जबकि एल्वियोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वापस से ब्लड कैपिलरीज में आकर के ऑक्सीजनेट कर देती है। देखिए यहां से नीले कलर की आरबीसी आ रही हैं, वो धीमे धीमे जैसे जैसे इनको ऑक्सीजनेशन मिलता चला जा रहा है, ये मजेंटा से होते हुए, रेड से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देंगी अपने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो दिस डायग्राम टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट कि स्क्वामस इपिथेलियल का जो इंटरफेस है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के लिए ही यूज होता है। देख लीजिए इस डायग्राम को, आपके लिए इतनी मेहनत से हम इस डायग्राम को बना के लेके आते हैं, आपको देखना चाहिए इस डायग्राम को, पॉज करके बना लीजिए चित्र। बायोलॉजी जो है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ डायग्राम का ही सब्जेक्ट रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा हर बच्चा कैसा भी हो, पॉज करिए वीडियो, बनाना शुरू करिए इसे। बनाते रहिएगा, मैं आगे आता हूं। फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई, देखिए यहां पे इस चीज को मैंने मेंशन कर दिया, फंक्शंस फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, एक ऐसा इंटरफेस बनाता है जिसके थ्रू गैसेस जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकती हैं। जस्ट सी, ये तीन चीजें हैं जो कि इसमें जरूरी है आपको जानना। नेक्स्ट स्लाइड में चेंज कर रहा हूं, सिंपल एपिथेलियम में, दूसरा है क्यूबिकल एपिथेलियम, ठीक है, या क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं इसको। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो क्यूब लाइक नेचर की होती हैं, इनका नाम ही इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम पड़ा है। इसके बारे में क्या कहते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है इनके बारे में, ये एक डायग्राम है आपका। मोस्टली जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो आपके यूरिनरी फेरस टिब्यूल जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन टिब्यूल्स के अंदर पाया जाता है, पीसीटी में पाया जाता है, डीसीटी में पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है, और वो भी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है। मैंने इस पूरे डायग्राम में आपको अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले सेल्स के बारे में बताया है कि नेफ्रॉन के किस स्ट्रक्चर में कौन से तरीके का टिश्यू पाया जाएगा। आप देखिए, जब आप लूप ऑफ हेनली की बात करेंगे तब मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम। तो यूरिन, तो जो नेफ्रॉन है उसका जो थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली है, इट विल ऑलवेज बी लाइंड बाय अ स्क्वामस एपिथेलियम,
क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन होना है। यहां पर पानी का डिफ्यूजन होता है, असेंडिंग लिम्ब में NaCl का डिफ्यूजन होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो कन्वोल्यूटेड, ये टेढ़ा मेढ़ा पोर्शन आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पर, और वैसे ही डिस्टली जो आप ये टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम देख पा रहे हैं, यहां पर आपको जो इनर लाइनिंग होगी इन डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स की, वो किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक चीज आपको और याद रखनी है। देखिए यहां पर मैंने जो है ग्लोमरुलर कप बनाया है, तो ये जो ग्लोमरुलस है, इसकी जो लाइनिंग होती है ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है बेटा। यहां पर डिफ्यूजन होता है। ये एफरेंट आर्टेरियोल जो लेके आने वाली आर्टेरियोल है, ये डिफ्यूज कराती है, फिल्टर कराती है अपने कंटेंट्स को इस ट्यूब्यूल में। तो यहां पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का ही उपयोग होगा। तो आप सिंपल सिंपल कैसे याद रखेंगे इन चीजों को, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं, सो दैट आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन जिसको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। इनका नाम होता है बच्चों पोडोसाइट्स। ठीक है, ये होगा बच्चों पोडोसाइट्स। यहां पर जो थिन पोर्शन है वहां पर भी क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब मैं रेड से बना देता हूं कहां कहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा बच्चों। एक है ये जो है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पीसीटी का पोर्शन, और ये डीसीटी का पोर्शन, ये भी क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहता है ये स्लाइड हमसे, और क्या कह रही है। फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया किन ग्लैंड्स में पाया जाएगा, ये ग्लैंड्स का नाम आप याद कर लीजिए। एसिनाई ऑफ पेनक्रियाज, थायराइड के वेसिकल्स में, सलाइवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग में। तो इसको लिखिए। आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करिए बच्चों। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखिए, जो सर बता रहे हैं आपको कहां कहां पे पाया जाएगा। लिखिए थायराइड के सैक्स में, वेसिकल्स में, फॉलिकल्स में, जो भी नाम आप लिखना चाहते हो, पेनक्रियास के एसिनाई में, सलाइवरी ग्लैंड में, आपको इन जगहों पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा देखने को। ठीक है, और इसके अलावा टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन तो यहां पर लिखा ही हुआ है। तो कुछ ग्लैंड्स का नाम मैंने बता दिया जहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जा सकती है। एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलर अरेंजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो पीसीटी है उसकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी जो फ्री सरफेस है, दे कंटेन माइक्रोविलाई। देखिए इसका भी डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने सिर्फ बोल दिया। देखिए ये एक क्यूब लाइक सेल हो गई, और यहाँ पे बीच में इसका सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस तो हो ही गया। तो ऊपर का जो फ्री सरफेस है मैं बता रहा हूं, इट इज मॉडिफाइड इनटू विलाई लाइक प्रोसेसेस। इन माइक्रोविलाई को हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं। दीज माइक्रोविलाई आर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच पास इनटू दिस पीसीटी। यहां से एक्टिवली एब्जॉर्ब करने के लिए ये फ्री सरफेस मॉडिफिकेशंस होते हैं किसके? एपिथेलियम के। इसी वजह से इस तरह के एपिथेलियम को हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक। तीसरा अब आ जाएगा कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। आइए देखें सिंपल एपिथेलियल के तीसरा जो पायदान है। अब इसमें कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स को हमने टॉल सेल्स के फॉर्म में दिखाया कि दीज सेल्स आर टॉल सेल्स विद अ बेसली प्लेस्ड न्यूक्लियस। आइए देखें इन टॉल सेल्स के बारे में क्या कोई खासियत है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, जैसा कि कहता है। फिर क्या लिखती है? देयर न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस। अभी मैं इस चीज को कह रहा था कि बेसली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, बेस पर होता है इनका न्यूक्लियस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। जैसा कि आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार से कॉल्यूमनार एपिथेलियल की जो फ्री सरफेस है वहां पर माइक्रोविलाई हो सकता है, वहां पर सीलिया हो सकता है।
ठीक है, माइक्रोविलाई हो सकता है, सीलिया हो सकता है। तो इसी वजह से इनका जो नाम है वो चेंज होता जाए। जैसे सीलिया प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, काइनोसिलिएटेड, या सिंपली सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है इनके फ्री सरफेस पर, जैसा कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कह देते हैं ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये देखिए डायग्राम, कहां कहां पर कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स पाए जाएंगे। आप देखिए हमारे स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह पर आपको किस तरह के एपिथेलियम देखने को मिल रहा है बच्चों, कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। जस्ट सी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये आपके पहले कोर्स में था ना, तो थोड़ा थोड़ा याद होगा आप लोगों को। सो बस आपको ये याद रखना है कि बेसिकली यूट्रस और जीआईटी, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अच्छा, लिखा भी है फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। इसके अलावा मैं यूट्रस और ब्रेन, ब्रेन में कुछ इपेंडाइमल सेल्स होती हैं, वो सिलिएटेड होती हैं, वो सीएसएफ के मूवमेंट के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में जाने के लिए वो स्वैपिंग मोशन होता है सीलिया का, तो वो ईसीएफ, जो सीएसएफ है, मैं ईसीएफ कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, जो सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके मूवमेंट के लिए जरूरी होती है, एक नॉरिशिंग फ्लूइड है ब्रेन का। फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब मॉडिफिकेशंस ऑफ कॉल्यूमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए भाई देखा जाए कैसे है मॉडिफिकेशंस। सबसे पहला सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए आपको सिलिएटेड एपिथेलियम कहां कहां देखने को मिलेगा, cells bearing cilia on their free surface, just see columnar cells bearing cilia। आप ये देख सकते हैं कि tall columnar cells हैं with a basally placed nucleus, और इनके जो free borders हैं उस पर आपको इस तरह के काइनोसिलिएटेड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए कहां कहां पे सीलिया आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला डायग्राम जिसके बारे में हम लोग कंसर्न्ड है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स, और ये सिलिएटेड भी होती हैं और ग्लैंडल्यूनर भी होती हैं, यानी इनमें म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा नेजल पैसेज और ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, सब कुछ, इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडल्यूनर एपिथेलियम से लाइनिंग होती है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर देख सकते हैं, और इसके अलावा सीलिया, न्यूक्लियाई, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इट इज बेसिकली लाइंड बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, आपको कहां देखने को मिल रही है, आपको ये देखने को मिल रहा है यहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिल रहा है। फिम्ब्रियाई लाइक प्रोसेसेस होते हैं इनफंडिबुलर प्रोसेसेस के आगे, ओवरी के पास देखिए, दिस ओवरी इज हैंगिंग फ्रॉम अ सस्पेंसरी लिगामेंट एंड द यूटेराइन लिगामेंट्स, है ना, मीजोवेरियम कहते हैं। उन लिगामेंट्स के अलावा जो ये इनफंडिबुलर पोर्शन है, ये जो फनल शेप्ड ओपनिंग है जो कि क्लिडोइक एग को कैच करता है, इनके जो फ्री एंड मॉडिफिकेशंस होते हैं दे आल्सो कंटेन अ फिम्ब्रियाई और काइनोसिलिएटेड प्रोसेसेस। तो यहां पर भी आपको कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी। लाइनिंग ऑफ द वूम देखिए, एंडोमेट्रियम, मैंने पहले ही बताया था यूट्रस के अंदर आपको इस तरह के कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो लाइनिंग ऑफ द वूम है वो ग्लैंडल्यूनर कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स की है, यहां पर सीलिया नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग है, इस फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में आपको सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे। तो वो करते क्या है, जब एग रिलीज होता है तो इस एग को यहां से पकड़ करके और सीलियरी मूवमेंट से स्वे करा करा के यहां से इनफंडिबुलम से होते हुए, इस्थमस से होते हुए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, present on the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes, ciliated epithelium की बात हो रही है, और function is to move the particles or the mucus in a specific direction over the epithelium। ये इसकी बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस प्रेजेंट ही इसी वजह से होता है
है कि नहीं, कि वो डस्ट पार्टिकल्स को एंट्रैप कर सके। और जो सीलिया होती है, माइक्रोसीलियरी प्रोसेसेस, ये बैक्टीरिया और वायरसेस को जो है एंट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ कोल्यूमनार, अब सीलिएशंस पढ़ लिए आपने। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर सिक्रीशन, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए कोल्यूमनार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के यूनिसेल्युलर, इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स सच एज गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल के अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं और स्टमक में भी पाई जा सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। देखिए ये गॉबलेट सेल्स है और ये कॉल्यूमनार एपिथेलियम है, जैसी गॉबलेट सेल्स फैगोसाइटोसिस का काम कराती हैं। तो ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकती हैं और ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती हैं। अगर मल्टीसेल्यूलर है तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, आप देखिए यहां पर, based upon the mode of pouring their secretions, these glands again can be divided into two types. पोरिंग के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के हमेशा एक डक्ट होगी, उनका जो सिक्रीशन है वो हमेशा एक डक्ट के माध्यम से होगा। वहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, आप ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा, तो इनमें किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग अलग है। अरे भाई यूनिसेल्यूलर है तो एक सेल की बनी होगी, मल्टी सेल्यूलर है तो एक से ज्यादा या ग्रुप ऑफ या क्लस्टर ऑफ सेल्स की बनी होगी। दूसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या है, ऑन द मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के माध्यम से देंगी, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, लीवर में कॉमन बाइल डक्ट होगी, सलाइवरी में सलाइवरी डक्ट होगी। तो ऐसी डक्ट जब आपको देखने को मिलेंगी तो आप ऐसी ग्लैंड्स को कह देंगे कि साहब ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। वहीं पर कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड है, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, एड्रीनल ग्लैंड है। तो इन हार्मोन्स का क्या है, ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये बहुत ही महीन क्वालिटी में, बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। देख लीजिए नाम क्या क्या दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का बच्चों यहां पर। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईयर वैक्स, सिरुमेन कहते हैं ईयर वैक्स को, तो ईयर। देन ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर द स्किन, मिल्क इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए ग्लैंड्स होती हैं, आपको पता होगा है कि नहीं, पेप्टिक सेल्स हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नो डक्ट्स, दे जस्ट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक, तो इनके बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। अब देखिए कंपाउंड, सिंपल एपिथेलियम खत्म हो गया, उसके मॉडिफिकेशंस खत्म हो गए। तो सिंपल एपिथेलियम में बच्चों आप लोगों ने अब तक क्या जाना कि ये सिंगल लेयर की होती हैं और तीन चीजों में बांटी जाती हैं। कौन कौन से तीन थे वो, स्क्वैमस था, क्यूबॉइडल था, कॉल्यूमनर था। कहां कहां पाए जाते हैं और उनके फ्री सरफेस मॉडिफिकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं, वो चीज आपने अभी तक जानी। अब हम जा रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में को बताने। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो होगा, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि वो एक लेयर का ना हो करके मल्टी लेयर्ड होगा। आइए देखें क्या लिखती है एनसीईआरटी इसके बारे में, यही कुछ कह रही है क्या, इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड सेल्स है तो हमने मल्टी लेयर सेल का डायग्राम बना दिया है। 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6 लेयर सेल्स हो सकती हैं। और क्या कहती है ये, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है। लेक्चर के शुरू में ही मैंने बता दिया था कि अगर फंक्शनैलिटी या वाइटैलिटी को मेंटेन करना है, जैसे सिक्रीशन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है या फिर डिफ्यूजन कराना है, तो उनको सिंगल लेयर होना होगा। और अगर वो सिंगल ना हो करके मल्टी लेयर हो जाएंगी तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तब फंक्शन का लॉस हो जाता है। तो और फिर जब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कराएंगे तो सिर्फ इनका एक ही काम रह जाता है, प्रोटेक्शन, जो कि अब लिखा है। इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फेरिंग्स,
इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट्स। देख लीजिए, ये मैंने आपको, बड़ी महीन चीज है ये, सलाइवरी ग्लैंड है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड तो अंदर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होगी, लेकिन जो उसकी डक्ट होती है वो कंपाउंड हो जाती है, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पेनक्रियास की जो इनर लाइनिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उस पेनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रेटिफाई हो जाती है। ठीक, देख लीजिए आप, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारी ओरल कैविटी के अंदर, गम्स में, जिसको कि हम जिंजाइवा भी कहते हैं, वहां पर बक्कल वेस्टिब्यूल के अंदर, फेरिंग्स में, हर जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है उनके अंदर। जैसे ये अंदर का डायग्राम है। फंक्शंस क्या है, एक ही फंक्शन ही रह जी जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाने कि इपिथेलियल टिश्यू क्या कुछ करते हैं हमारे साथ। तो इपिथेलियल टिश्यू में आज के दिन आपने क्या पढ़ा बच्चों, आपने ये पढ़ा कि सिंपल इपिथेलियम होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं बच्चों। आइए इस चीज को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। आपने ये पढ़ा कि जो हमारा इपिथेलियम है, this epithelium can be divided into simple and compound। सही है, कंपाउंड का मतलब हो गया मल्टी लेयर्ड और सिंपल का मतलब हो गया सिंगल लेयर। अब ये जो सिंगल लेयर है ये कितने तरीके का होता है, पहला स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनर। ठीक, कंपाउंड इपिथेलियम। अब स्क्वायमस इपिथेलियम जो है वो कहां कहां पाया जाता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है, कॉल्यूमनर इपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है। तो बताइए, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। स्क्वायमस इपिथेलियम कहां कहां बताया था मैंने, एल्वियोलाई में बताया था आपको, सही है। थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली में बताया था, थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनली में बताया था, पोडोसाइट्स के फॉर्म में बताया था, है कि नहीं। और एंडोथीलियल लाइनिंग है, एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग में बताया था आपको। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बच्चों कहां कहां पाया जाएगा बताओ, डक्ट्स में पाया जाएगा ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां कहां बताया था, थायराइड में बताया था, पेनक्रियाज में बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, सलाइवरी ग्लैंड में बताया था, और कहां बताया था मैंने, टिब्यूलर पोर्शन ऑफ, टिब्यूलर पोर्शन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी। यहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बताया था। फिर चेंज कर लीजिए पेन, ब्लैक से लिख दीजिए। कॉल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स कहां कहां मिले थे आपको, फेलोपियन ट्यूब और यूटरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग और इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल तो सही है, ये इंटेस्टाइन ही होता है, स्टमक अलग से लिख लो, है ना। इसके अलावा ब्रेन लिख लो, ब्रेन की कौन सी सेल्स बताई थी, इपेंडाइमल सेल्स के बारे में बताया था। तो इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हो। फिर इनके फ्री एंड मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया, फिर ग्लैंड्स के टाइप के बारे में बताया कि ग्लैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके दो तरीके होते हैं। पहली जो ग्लैंड होती है उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि वो यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है, और दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया उनके मोड ऑफ कंटेंट पोरिंग के हिसाब से, कि अगर उनका जो मोड है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड है तो वो हार्मोनल होगा, इनको एंडोक्राइन कह दिया, या अगर उनके कंटेंट को पोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक
डक्ट नियुक्त की गई है, एट्रीब्यूटेड डक्ट है, तो ऐसी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कर देते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से आप चीजों को पढ़ो, उनको याद कर लो कि इपिथेलियम कहां कहां कौन कौन सा पाया जाएगा। ठीक, अच्छा भाई। अब नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आ रही है? सेल जंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। सेल जंक्शंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनके बारे में मैं पढ़ाता हूं। आइए, सेल जंक्शंस के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी कैसे रहती है। तो उसके लिए लिखते हैं कि दीज आर द जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स है मान लीजिए, इनके बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरीके का लिंक होता है बेटा। ये देखिए एक सेल है, इसके बगल में ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये दो सेलें हैं। तो दो सेल के बीच में एक कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन होता है, वो गैप जंक्शन के माध्यम से हो सकता है, वो टाइट जंक्शन के माध्यम से हो सकता है, या वो डेस्मोसोमल असेंबली हो सकती है। तो ये तीन ही तरीके हैं जिनसे कोई भी सेल आपस में बातचीत या इंटर कम्युनिकेट करती है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। तो मान लीजिए कोई सेल है, वो यहां से कोई चीज यहां भेजना चाहती है, और साथ साथ में ये जो बैंड्स बने हुए हैं, ये जो मैंने बनाए हैं ये बैंड्स, ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं कि बांधे हुए सेल्स को एक साथ, और इसके अलावा क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इसीलिए दो चीजें दी हुई हैं बेटा, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल लिंक भी है। दोनों ही लिंक एक दूसरे सेल्स जो होती हैं वो करती हैं। ठीक, तो सेल जंक्शंस के बारे में देखिए, आप दिया हुआ है सेल जंक्शंस। तो सबसे पहला सेल जंक्शन जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, वो डेस्मोसोमल असेंबली है, जिसमें दो सेल सरफेस पे आपको ये दिखाएगा। ये देखें, सेल जंक्शन के बारे में बता रहा है। सबसे पहला है अडहेरिंग जंक्शंस, इनको टाइट जंक्शंस कहते हैं। तो टाइट जंक्शन क्या करते हैं बच्चे, कि ये किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी को बाकी बॉडी से आइसोलेट कर देते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा मकान है, उसमें एक ऐसा कमरा बना के रखना है जो बाकी पूरे मकान की गतिविधियों से एकदम अलग हो। तो उसके लिए इस तरह के टाइट जंक्शंस जो होते हैं, अडहेरिंग जंक्शंस लिखा है, ये टाइट जंक्शंस होते हैं। तो ये जो टाइट जंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये टाइट जंक्शंस ये क्या कर रहे हैं कि ये उस कमरे को बाकी घर में होने वाली गतिविधियों से अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। ऐसे टाइट जंक्शन हमारी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। कुछ जगहें जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी हैं या अपने नीट की तैयारी के दौरान सुनी हैं, तो उसमें सबसे पहले है ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, है कि नहीं? तो ये ऐसे टाइट जंक्शंस जो हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आप याद करिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम सेमिनिफेरस टिब्यूल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, शुरुआत द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, तो वहां पे हम एक जगह पर एनसीईआरटी में पाते हैं कि जब पैराग्राफ एंड हो रहा है तो लिखते हैं एंड सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो वो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं वो स्पर्म को बाकी बॉडी की फैगोसाइटोटिक सेल से बचाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से वहां पर ब्लड टेस्टिस बैरियर भी पाया जाता है। इसी तरह से ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर या ब्लड ब्रेन बैरियर भी टाइट जंक्शन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो गैप जंक्शंस जो देखने को मिलते हैं ये मोस्टली इनवॉलेंट्री मसल्स, इस नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स में देखने को मिलते हैं। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो एक दूसरे से गैप जंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। रैपिड फ्लो ऑफ आयन को प्रमोट करता है ये गैप जंक्शन। इसके अलावा आपको पता है कि कार्डियक मसल्स में भी गैप जंक्शंस ही मिलते हैं देखने को। स्पेशल प्रोटीन चैनल्स हैं जिनके थ्रू कैल्शियम का बहुत तेजी से मूवमेंट होता है। और इसके अलावा ये डेस्मोसोमल असेंबली जो दिया हुआ है ये बेसिकली मैकुला अडहेरेंस जिसको कहते हैं, इसमें हेमीडेस्मोसोम्स जो होंगे एडजेसेंट सेल में अटैच होते हैं। अब आप इसको जूते की तरह मान सकते हैं, ये जो डेस्मोसोमल असेंबली है ये जूते के फीते हैं, आप लेसेस समझ लीजिए, ठीक है ना? तो दीज आर द लेसेस जो कि एक्टिन फाइबर की बनी होती हैं। और एक्टिन फाइबर्स और
ये देखिए इंटरमीडिएट फाइबर्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो वॉयलेट रंग से बना है बच्चों, ये डेस्मोसोम है, आप इसको हेमीडेस्मोसोम कह लो। और बगल में बने हुए ऑरेंज कलर के जो हैं, ये शूलेसेस की तरह बने हुए क्या है, इंटरमीडिएट फाइबर्स हैं। टोनोफिलामेंट्स कहते हैं इन्हें। तो अगर आप बहुत थोड़ा सा ज्यादा जानना चाहते हो तो ये जान सकते हो कि इन्हें आप टोनोफिलामेंट्स की संज्ञा देते हो। ठीक है। टाइट जंक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में। अडहेरिंग जंक्शंस, मैकुला अडहेरेंस, डेस्मोसोमल असेंबली, और तीसरे हैं गैप जंक्शन। यही तीन तरह के जंक्शंस हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो गैप जंक्शन के कुछ एग्जाम्पल बताए। अडहेरिंग जंक्शन, अच्छा अडहेरिंग जंक्शंस में मोस्ट ऑफ द जंक्शंस जितने भी डेस्मोसोमल असेंबली वाले जंक्शंस हैं, जैसे स्किन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है, तो ये जो इपिथेलियम है मल्टी लेयरिंग जहां भी होगी, मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ आवर बॉडी कंटेन द अडहेरिंग जंक्शंस। ठीक। तो टाइट जंक्शन के बारे में आपको तीन एग्जांपल दिया मैंने। अडहेरिंग जंक्शन तो ज्यादातर जगह पाए ही जा रहे हैं, और इसके अलावा क्या है, गैप जंक्शन के भी तीन एग्जांपल दिए मैंने आपको। पॉज करो जरा। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इन जंक्शंस के बारे में। ये जंक्शंस कैसे हैं, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, इनके बारे में मैंने बता दिया है। जस्ट सी, सबसे पहले टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज। तो इसमें एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को कौन कौन से बताया था, याद कर लो बच्चों। ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक। इसके अलावा ट्रांस प्लासेंटल बैरियर है, प्लासेंटल बैरियर है, और ब्लड टेस्टिस बैरियर है। ठीक है, ये तीन तरह के बैरियर्स आपको देखने को मिल गए टाइट जंक्शंस में। तो टाइट जंक्शन है तो कोई भी चीज ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। ठीक। अब देखते हैं दूसरा कौन सा बैरियर है भैया। दूसरा है अडहेरिंग जंक्शंस, मैकुला अडहेरेंस, डेस्मोसोमल असेंबली। ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स द सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है एंड नेबरिंग सेल्स को इंटैक्ट रखता है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि एनिमल सेल्स में जो इंटरसेल्यूलर सीमेंटेशन मटेरियल होता है वो किस चीज का बना होता है। ये चीज एनसीईआरटी में दो जगह दी हुई है, लेकिन अदर फॉर्म में। हाइलुरोनिक एसिड, जिसको आप ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हो। ठीक इसी प्रकार से दो प्लांट सेल के बीच में भी एक सीमेंटेशन मटेरियल होता है। क्या आप उसका नाम जानते हैं, बताइए। मिडिल लैमेला, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की मिलकर बनी हुई थी। तो इट परफॉर्म्स द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और तीसरे तो क्या है कि गैप जंक्शंस हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखते हैं, इट फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for rapid transmission of ion। ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ आयंस की जरूरत होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स, डाइवेलेंट आयंस, मोनोवेलेंट आयंस के फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो, वहां पर ये गैप जंक्शन पाया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि गैप जंक्शन बच्चों कहां पाया जाएगा, जरा मुझे याद दिलाओ। गैप जंक्शन पाया जाता है आपके इनवॉलेंटरी मसल्स में। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। वहीं पे अडहेरिंग जंक्शन जो है ये तो ज्यादातर जगह पर, मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर जंक्शंस इन आवर बॉडी, सेल्यूलर जंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर ऑफ दिस टाइप, सेकेंड टाइप। ठीक। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। आओ बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी सी एक कविता सुनाता हूं, और उस कविता के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप भी प्रेरित होइए। ठीक। तो डॉक्टर की जिंदगी जो हम जीते हैं ना बच्चों, ये डॉक्टर की जो जिंदगी है ये त्याग वाली जिंदगी है। आपको अपने आप को समाज को समर्पित कर देना होता है। सेवा, सद्भाव, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, ये हमारा मोटो होता है। और इसी पे चंद पंक्तियां जो लिखी हुई हैं वो कहते हैं
कि भौतिक सुखों में लिप्त मानव क्या कभी सोचा नहीं, उत्कर्ष में अपकर्ष का रूप अब देखा नहीं, मानव महामानव बना लेकिन कर्म दानव का रहा, तो ऐसी उन्नति ऐसा सुखद क्षण क्या कभी सच्चा रहा। इस फिलॉसफी को सोचिएगा आप कभी, कि भौतिक सुखों में लिप्त मानव, जो फिजिकल एमिनिटीज हैं इसमें हम सब लिप्त हैं, उत्कर्ष में अपकर्ष का रूप अब देखा नहीं, यानी कि हम जिस चीज को समझते हैं कि ये हमारी उन्नति है, ये हमारा उत्कर्ष है, चरम है, जनित है, वो क्या उसके पीछे का जो फेस ऑफ फेस है, उसमें कई चीजें ऐसी ऐसी नहीं है जिनका हमने त्याग कर दिया है। जैसे सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी है, क्या उसका त्याग नहीं कर दिया है हमने। तो आप कभी भी सक्सेस को अपनाइए, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन, आपके अपने जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे कभी भी नहीं। जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो आपका सिविक सेंस है, उनके उनको दरकिनार करके कभी भी सक्सेस की ओर मत बढ़िएगा, ठीक है। और बड़े पुराने कवि हैं बेटा, ये पुराने कवि जो है ना, इनको आप पढ़ेंगे तो ये आपको सही राह पर चलने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, चलने के लिए हमेशा अग्रसित करेंगे, हमेशा और हमेशा। इस चीज को याद रखें, है ना। ठीक है बच्चे, थैंक यू।